शुभ प्रभात। जय भोलेनाथ। जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आ जाइए, शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एनवालोप। हिंदी में भी इसको एनवालोप ही कहते हैं, इंग्लिश में भी एनवालोप, हिंदी में भी एनवालोप। क्या है ये टॉपिक, किस चीज के बारे में, पहले तो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट बना लेते हैं कि एनवलप होता क्या एक्चुअली, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है कि कोई चीज होती क्या है। भाई निकालना सवाल वो तो सिर्फ बाद की बातें हैं, पहला सवाल यही पैदा होता है कि भाई है क्या, है ना। है क्या का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले है क्या, उसके ऊपर काम करते हैं कि एनवलप क्या होता है। टॉपिक छोटा है तो नॉर्मली एक सवाल की उम्मीद हम इस टॉपिक से करते हैं कि एक सवाल पेपर में आता है, और नॉर्मली ये निराश भी नहीं करता, एक सवाल कहीं ना कहीं से इसका डाल ही देते हैं। तो एक सवाल के इसके चांसेस रहते हैं, एक सवाल तक बस खाली सवाल भी सेम, एक ही सवाल, एक समीकरण देगा और ऑप्शन उसमें पूछेगा कि निम्न का एनवलप क्या होगा, इसका एनवलप का समीकरण क्या होगा। तो बस वो एनवलप एक ही सवाल है, और कोई सवाल भी नहीं होता कि एनवलप का समीकरण निम्न में से इस वक्र का एनवलप क्या होगा। तो यही सब कुछ चलने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। सबसे पहली बात है फैमिली ऑफ द कर्व। ये फैमिली ऑफ द कर्व है, इसको समझिए। ये फैमिली ऑफ द कर्व का मतलब होता है वक्रों का परिवार, या शुद्ध हिंदी में एकदम कहते हैं वक्र कुल। वक्र कुल है ना, कुल का मतलब टोटल वाला कुल नहीं है, ये हमारी फैमिली वाला जो कुल नहीं होता क्या, जो परिवार वाला कुल होता है कि भाई कुल का नाम रोशन करोगे, कुल को आगे बढ़ाओगे, ये वो वाला कुल है, ये फैमिली वाला कुल है। ठीक है ना, जो आपके फैमिली वर्ड में यूज होता है ये वो वाला कुल है। कुल का नाम रोशन करो, है ना, कुल को आगे बढ़ाओ, कुल को ये करो, ये वो वाला कुल है। देखिए, इसे समझने के लिए पहले समझिए कि एक तो होता है सिंगल, एक होता है परिवार। एक होता है सिंगल और एक होता है परिवार। सिंगल जो एक व्यक्ति होता है, परिवार होता है, तो इसका मतलब जब भी कोई फैमिली बनती है, जब भी कोई परिवार बनता है, तो उनके अंदर कुछ कॉमन चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, और ना हो डीएनए तो कॉमन होगा ही होगा, डीएनए मोस्टली कॉमन होगा उनका, क्योंकि एक ही परिवार से आ रहे, एक परिवार से आ रहे हैं, तो कुछ सिमिलैरिटीज उनमें होती है, समानताएं कुछ होती है। जब आप एक ही परिवार के होते हैं तो यही तो होता है ना कि भाई कोई परिवार का बंदा है, उसे पहचानना तो बाकी परिवार से उसका काफी कुछ मिलता जुलता होगा, उसकी हैबिट्स, उसके जेनेटिक्स, ये सारी चीजें परिवार में कॉमन होगी। परिवार वही हुआ जिसके जेनेटिक्स अलग है, वो फिर परिवार का हिस्सा ही नहीं है। तो जब भी एक फैमिली बनती है तो उसमें कुछ कॉमन चीजें होती है, तो सही शब्द आया कॉमन। सिमिलैरिटीज होती है, समानताएं होती है। समानताएं, सिमिलैरिटीज, कॉमन चीजें, ये फैमिली में बनती है। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे सेम चीज समानताओं से परिवार बनता है, या एक परिवार में समानताएं होती है। दोनों तरीके से बात सही है। एक परिवार में, एक परिवार के सदस्यों में कुछ समानताएं जरूर मिलेंगी आपको, परिवार है मतलब समानताएं मिलेंगी। खाने का तरीका ले लीजिए, जेनेटिक्स ले लीजिए, डीएनए ले लीजिए, सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी, समानताएं मिलेगी। सेम वही की वही बात हमारे गणित में भी लागू होती है। हमारे गणित में भी जो वक्र होते हैं वो कई बार अपना परिवार बना लेते हैं। जैसे हम लोग अपना परिवार बनाते हैं, वैसे ही हमारे वक्र भी परिवार बना लेते हैं। अजीब है पर सच है। जैसे हमारे लोग, हम लोग परिवार बनाते हैं, वैसे के वैसे हमारे वक्र, वक्र का मतलब चित्र, कोई भी एक समीकरण, कोई भी एक वक्र, ग्राफ को हम वक्र कहते हैं हिंदी में, है ना। जो कर्व है, जैसे लाइन है, उसे एक वक्र कहते हैं। हर चित्र को वक्र कहते हैं, शुद्ध हिंदी में एक कॉमन नाम है, या इंग्लिश में कर्व कहते हैं। लाइन एक कर्व है, वृत्त एक कर्व है, पैराबोला, अति परवलय, दिग्वट, जो भी चित्र, आड़ा टेढ़ा आप कुछ भी बनाइए, हर चित्र को जिसे एकदम चित्र कहते हैं, गणित उसको वक्र या कर्व का नाम देती है। तो जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, वो भी अपनी फैमिली बनाता है, वो भी अपनी फैमिली बनाता है, पूरा परिवार बनाता है। चलिए इसे समझते हैं कि ये कैसे बनाता है। इन दो समीकरण को देखिए और बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। x प्लस वाई बराबर ए, समीकरण नंबर 1, इसे देखिए। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है।
दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, और दोनों में क्या फर्क है, और इस फर्क को आइडेंटिफाई करिए और समझिए कि ये फर्क कितना बड़ा होता है। तो आप कहेंगे कि सर ये जो है x प्लस वाई बराबर 1, ये सरल रेखा का समीकरण है, ठीक है। ये मतलब ये भी सरल रेखा का, यानी दोनों के दोनों, ये बात तो कन्फर्म है कि दोनों के दोनों ही सरल रेखा है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन के समीकरण है। अब उसके बाद में जो एक डिफरेंस और है वो है, यहां पे 1 है, यहां पे a है। a जो है वो प्राचल है, प्राचल मतलब वो संख्या जिसका मान आप डिसाइड करते हैं, जिसे इंग्लिश में पैरामीटर कहते हैं। ये एक प्रकार का अचर होता है, लेकिन इसका मान आप तय करते हैं अपने हिसाब से, जो आपको मन करता है आप वो इसका मान रख सकते हैं। ये प्राचल कहलाता है, प्राचल या पैरामीटर। इसका मान आप तय करते हैं, आप इसका मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 1.1 रख सकते हैं, 1.5 रख सकते हैं, 1.8 रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, आप इसका मान रख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो है ये सिर्फ एक रेखा बनाएगा, सिर्फ एक रेखा, केवल एक रेखा, यानी ये केवल एक सदस्य हुआ। जबकि अगर हम यहां देखें तो यहां a का मान रखते जाइए और रेखाएं प्राप्त होती जाएगी। a का मान 1 रखने पर, a का मान 2 रखने पर, a का मान 3 रखने पर, a का मान 4 रखने पर, a का मान 5 रखने पर, तो हम देखते हैं कि रेखा का एक परिवार बन गया। फैमिली ऑफ द लाइन बन गई या रेखा कुल बन गया। ये दोनों में अंतर है, ये एक रेखा है जबकि ये रेखा नहीं बल्कि रेखा का परिवार है। क्योंकि a का मान आप 1 रखेंगे एक समीकरण आ जाएगा, a का मान 2 रखेंगे दूसरा सदस्य आ जाएगा, a का मान 3 रखने पर तीसरा सदस्य, 4 रखने पर चौथा, 5 रखने पर पांचवा, और आप a का मान रखते जाइए सदस्य आते जाएंगे, पूरी फैमिली बाहर निकल के आ जाएगी। तो आपको पता लगेगा कि ये तो एक बंदा नहीं था, ये पूरी परिवार था। ये सिर्फ एक बंदा था और ये परिवार था। तो गणित में भी आप ये शब्द बार बार सुनते हैं किताबों में, जब आप सवाल सॉल्व करते हैं खासकर अवकल समीकरण में, तो उस समय लिखा था वक्र कुल। इसे वक्र नहीं कहेंगे, इसे वक्र कुल कहेंगे, क्योंकि ये परिवार है ना कि एक वक्र। ये वक्र है, इसे वक्र कहना चाहिए, ये वक्र नहीं है, ये वक्र का परिवार है। तो इसके लिए जो हम शब्द बुक करके रखते हैं गणित में, जब एक बंदा होता है तो हम उसे केवल वक्र कहते हैं या कर्व कहते हैं, लेकिन जब उसका पूरा परिवार आ जाता है तो हम उसे वक्र कुल कहते हैं या फैमिली ऑफ द कर्व कहते हैं। जैसे ये रहा, ये फैमिली है, ये एक वक्र है, एक ही ग्राफ, इसका चित्र बनाएंगे आप तो सिर्फ एक ग्राफ बनेगा। लेकिन जब आप इसका चित्र बनाएंगे तो ये एक नहीं बनेगा, इसमें आप ए का मान रखते जाएंगे और फैमिली का एक एक सदस्य आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, और लगातार कंटिन्यूअसली ये फैमिली आगे से आगे बढ़ती रहेगी। जैसे खानदान के खानदान आते रहते हैं वैसे के वैसे आगे से आगे बढ़ती रहेगी। चलिए आओ इसको दिखाता हूं। यहां देखिए, ये देखिए अभी कितने हैं, 3 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर, ये देखो अब इसे ध्यान से देखो तो ये एक फैमिली बने जा रही है, और साफ देख के पता भी लग रहा है कि ये फैमिली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कॉपियां है। फैमिली में यही तो होता है, कॉपियां होती है। आप मैंने कहा था ना समानताएं होती है, परिवार में समानताएं होती है। आपका बच्चा, उसका बच्चा, कहीं ना कहीं वो नाक मिलता जुलता है, कान मिलता जुलता है, आंखें मिलती जुलती है, डीएनए मिलता जुलता है, जो नहीं दिखता वो भी मिलता जुलता होता है। तो फैमिली में यही खास बात होती है। आप देख के बता सकते हैं कि भैया ये एक फैमिली के आदमी, जैसे अब इन्हें देख के आप बता पा रहे हैं कि ये चाहे कितने भी हों ये एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। देख के पता लग रहा है, इनकी सिमिलैरिटी देख के आपको पता लग रहा है कि यार ये तो एक ही फैमिली है। ये गिनती में बहुत सारे हैं, ये मेंबर्स हैं, लेकिन एक ही परिवार है, एक ही परिवार के मेंबर्स हैं, चाहे 50 है चाहे 1000 है, ये एक ही परिवार के मेंबर है। दूसरे को देखिए, तो सर ये भी फैमिली है, ये भी फैमिली है, पकड़ में आ रहा है? हाँ सर ये भी फैमिली है। कैसे पता चला ये भी फैमिली है? मतलब सिमिलैरिटी देख के पता लग रहा है सर, सिमिलैरिटी देख के पता लग रहा है कि ये फैमिली है। शक्ल देख के पता नहीं लग जाता कि एक परिवार है। तो सेम वैसे ही कि भाई सिमिलैरिटी है, इनकी सिमिलैरिटी देख के लग रहा है कि परिवार है। आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे परिवार बढ़ता चला जाएगा।
फिर वो आया, पोता आया, पड़पोता आया, फिर पड़पोता का पड़पोता आया, पोता आया, पोता आया, चलता रहेगा, एंड सो एंड ऑन एंड ऑन। तो ये होती है फैमिली। ये एक कर्व नहीं है बल्कि पूरा परिवार है। आप ए के मान का जो ए है उसका मान रखते जाएंगे और परिवार से परिवार बनता चला जाएगा। तो फर्क क्या है? वक्र एक सदस्य को कहते हैं, वक्र कहते हैं एक सदस्य को। ये देखो, ये था वक्र, ये था वक्र, इसका नाम वक्र होता है। जब यही वक्र अपना एक परिवार बनाने लग जाता है, परिवार शुरू कर देता है, तो फिर इसे वक्र नहीं कह के वक्र कुल कहते हैं या फैमिली कहते हैं। वक्र का कुल कहते हैं, फैमिली कहते हैं, फैमिली ऑफ द कर्व कहते हैं, एंड सो ऑन। ये चलता रहता है। जैसे अभी ये रहा, अब ये होने के बाद में यहां तक वक्र है, लेकिन यहां से इसने फैमिली बढ़ानी शुरू कर दी, पर अब इसका नाम पड़ गया वक्र कुल। और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अब ये वक्र नहीं रहा बल्कि पूरा एक परिवार हो गया, इसको कहेंगे वक्र कुल। हाँ, अब आप जैसे शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, रमेश फैमिली होती है, उस तरीके से इस फैमिली को एक पर्टिकुलर फैमिली के नाम पे आप कह सकते हैं कि भाई शर्मा परिवार, वर्मा परिवार, है ना, ये वाला परिवार, मिश्रा जी परिवार, तिवाड़ी जी परिवार, वो फिर आप अपने हिसाब से इनको दे सकते हैं। तो आओ, तो हमने दो फैमिलियां देख ली, शर्मा परिवार, वर्मा परिवार। तो ये हो गई आपकी लाइन की फैमिली। देखो सिमिलैरिटीज देखिए, मोटा मोटी जब भी वक्र कुल होगा ना, उसकी फैमिलीज होंगी, फैमिली होंगी तो एक जैसी समानता नजर आएगी, बोला समांतर है सारी। यहाँ पे सब एक के बाद एक, एक के बाद एक है। तो दो फैमिलीज अभी आपने देखी, लाइन फैमिली, सर्कल फैमिली। अच्छा, क्या और की फैमिली नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। भगवान ने यही तो सबसे बढ़िया काम किया है, सबकी फैमिली बनती है। नहीं बनती? घोड़ों की बनती है, गधों की भी बनती है, छोटे से छोटा जानवर फैमिली बनाते हैं। तो फैमिली सबकी होती है। ये लाइन और सिर्फ सर्कल की बात नहीं है कि लाइन ही परिवार बनाता है या सर्कल ही परिवार बनाता है, हर कोई परिवार बनाता है, हर कोई सदस्य परिवार बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये है लाइन परिवार, मतलब रेखा परिवार या रेखा कुल कह सकते हो। ठीक है, लाइन फैमिली, ये है सर्कल फैमिली। अब यहाँ पे कहानी को समझिए, अब जो उससे बड़ी बात है उसके ऊपर आते हैं। ये परिवार बनता कैसे और ये बना किसके, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो जवाब है, इसके लिए जिम्मेदार था प्राचल। प्राचल भैया ना होते तो ये परिवार ना होता। अगर भगवान ने रिप्रोडक्शन सिस्टम ना बनाया होता तो परिवार होते ही ना। तो ये परिवार जिसने बनाया है वो है ए, प्राचल। अगर प्राचल ना होता तो परिवार ही ना होता। अगर भगवान ने रिप्रोडक्शन सिस्टम ना क्रिएट किया होता तो बस एक ही परिवार होता, जो पहला परिवार होता, बस वो होता, उसके बाद कुछ नहीं होता। यानी मुख्य भूमिका, यहाँ जो मेन किरदार है परिवार बनाने वाला, वो प्राचल है। प्राचल ही सारा खेल कर रहा है। तो याद देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी कौन है? वो है ए। अगर ए ना होता, भाई ए ना होता तो फिक्स होता, सपोज करो 5 होता तो 5 ही होता, फिर एक ही बनता। 5 होता तो एक ही बनता, 7 होता तो एक, मतलब जो भी होता बस वो होता और चला जाता धरती पे से, वो फिर परिवार बना के नहीं जाता। तो यहाँ पे एक ही वजह से ये परिवार तैयार हुआ है। ये जो प्राचल होते हैं, ये जब समीकरण में आ जाते हैं तो ये एक सदस्य नहीं बनाते, पूरा परिवार बनाते। तो जब भी कोई समीकरण में प्राचल होता है, जब भी किसी समीकरण में प्राचल होता है, तो वो फिर एक सदस्य नहीं होता बल्कि पूरा परिवार बनाता है। तो जब भी किसी समीकरण को पढ़े और उसमें प्राचल हो, प्राचल नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें प्राचल है तो उसे वक्र मत बोलिएगा, क्योंकि वो वक्र नहीं रहा बल्कि वक्र कुल हो गया। वो एक सदस्य नहीं रहा, वो पूरा परिवार है। तो जब भी किसी समीकरण में प्राचल दिखाई दे तो उसका नाम रखिएगा कर्व फैमिली, या उसे बोलिएगा वक्र कुल। आपसे अपनी किताब में देख सकते हैं, जब भी प्राचल आता है किताब वाला उसको वक्र कुल कह के पुकारता है, ना कि वक्र कह के पुकारता है, बल्कि वक्र कुल कह के पुकारता है, क्योंकि वो वक्र है ही नहीं, वो वक्रों का परिवार है। ठीक है, अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी परिवार होता है उसकी एक कॉमन बिलीफ होते हैं, कॉमन बिलीफ। ये सब कुछ गणित में है? हाँ बिल्कुल, सब गणित में। बोले गणित में कैसे है? तो जीवन और गणित एक ही है। आपका जीवन और गणित, जिस दुनिया में आप रहते हैं वो गणित दुनिया है, और गणित दुनिया है तो सब कुछ गणित से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आ जाइए, आप लोगों ने देखा होगा कि एक कॉमन बिलीफ में यहाँ से आता है कि हमारे कुल देवता होंगे, कुल देवी होंगी। कुल देवता कुल देवी का कंसेप्ट का मतलब होता है कि भाई आप अपने खानदान को बता के जाते हो कि आपको किसकी धोख खानी है।
ये आपके देवता है। आप तो जीके पढ़ते हैं तो इतना तो आप समझते हैं कि कुल देवता एक कुल देवी होती है, जिसके लिए हम रहते हैं कि भाई आने वाली पीढ़ी को पता हो कि किसकी देवता के तौर पे आपको किसकी पूजा करनी है और देवी के तौर पे आपको किसकी पूजा करनी है। ये आपके कुल देवता कुल देवी है, ये आपकी रक्षा करेंगे, ये आपकी मदद करेंगे और इनको आपको चरणों में नतमस्तक लगातार रहना है। तो वो जो कंसेप्ट है, यहां से हम कंसेप्ट हम भी उठाते हैं, गणित का कंसेप्ट भी सेम वही बात। इसका मतलब परिवार का हर सदस्य उस कुल देवता और उन कुल देवी की धो खाएगा, उनके चरणों में जाएगा, उनको छू के आएगा, उनके पैर छू के आएगा। ये कॉमन बिलीफ होता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य, परिवार का जितना भी सदस्य होगा, छोटा हो या बड़ा हो, उस कुल देवता और उन कुल देवती को मानेगा। ये कॉमन बिलीफ होगा। चलो फिर इसी को ही हम आप यहाँ जोड़ते हैं। हमारा भी तो वक्रों का परिवार है। ये जो वक्रों का परिवार है, क्या इनके कुल देवता कुल देवी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, हो सकते हैं। तो बस यही इंटरेस्ट हम देखना चाहते हैं कि क्या ये जो सारा परिवार है, ये जो सारा परिवार है या कोई और परिवार है, ये परिवार भी तो धो खाने जाता होगा, आशीर्वाद लेने जाता होगा, पैर छूने जाता होगा। तो ये किसके पैर छूने जा रहा है? ये किसका पैर छू रहा है? इस सदस्य, इस परिवार का हर सदस्य किसको छू के आएगा? अगर मान लो ये सारा परिवार का एक एक मेंबर किसी को छू के आ रहा हो, किसको छू के आ रहा है, ये जानना चाहते हैं। तो इसी से एक आइडिया निकल के आता है जिसका नाम होता है एनवलप। एनवलप, एनवलप क्या है? बस एनवलप इसी चीज का नाम है। हम ये देखना चाहते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा है, आ जाओ मैं हिंदी कर देता हूँ। द एनवलप जो होता है वो एक वक्र का नाम है। एनवलप क्या होता है? एक वक्र का नाम होता है। अब आगे शुरू होती है यहां से, जिसका क्या मतलब है? जो कि टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा है। टू इच मेंबर, हर सदस्य, फैमिली के हर सदस्य को जो टच करता है, वह वक्र जो आपके फैमिली के हर सदस्य को टच करता है या आपके हर सदस्य उसे टच करता है, आपके फैमिली का हर सदस्य जिसको टच करता है, जिसको छू के आता है, जिसका आशीर्वाद लेकर आता है, वह वक्र एनवलप कहलाता है। जैसे इसे देखिए, अब इस चित्र को देखिए, ये देख के आपको वक्र लग रहा है, ये वक्र नहीं है, ये सब लाइनें हैं, ये सब लाइनें हैं, ये सब लाइनें, ये फैमिली के मेंबर्स है। ये सारे फैमिली के मेंबर, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे मेंबर एक कर्व को टच कर रहे हैं जो कि परवलय है, टच कर रहे हैं, सब एक वक्र को टच कर रहे हैं जो कि परवलय। तो परवलय इनके लिए क्या हुआ? इनका एनवलप हुआ। परिवार का चाहे कोई भी सदस्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर सदस्य परवलय को टच कर रहा है, हर सदस्य। तो आपका पूरा परिवार कौन से वक्र को टच करता है? पूरा परिवार, किसी को भी मुक्त छूट नहीं है कि भैया तूने बगावत कर दी या तूने क्रांति कर दी, नहीं। परिवार के हर सदस्य को उसे टच करना होगा। और अगर ऐसा कोई है वक्र जिसे परिवार का हर सदस्य टच करता है, इसी वक्र का नाम एनवलप होता है। तो ये कुल देवता हो गया, या अगर ये लेडीज है तो ये कुल देवी होगी। एनवलप वैसा ही कंसेप्ट है, कुल देवता और कुल देवी जैसा। वक्र का हर सदस्य इन्हें छू कर आता है, इनका आशीर्वाद लेकर आता है, ये एनवलप कहलाता है। आज समझाता हूं, इसे हम दूसरे तरीके से समझते हैं। अब इन्हें देखिए, ये देख के आपको ये लाइनें लगेगी रैंडम लाइनें हैं, यूं ही आड़ी टेढ़ी यूं ही खींच रही है, नहीं। अभी मैं अगर ये लाइनें दिखाऊं तो ये लाइनें आपको यूं लगेगी यूं ही बस आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच रही है, नहीं नहीं। अभी इसका परिवार बनना शुरू होगा, ये परिवार बनना शुरू हुआ, हो गया। लेकिन आपको लगेगा कि ये सारी लाइनें रैंडम है, कोई भी लाइन रैंडम नहीं है। ये जितनी की जितनी लाइनें हैं, ये एक परिवार का मेंबर्स हैं सारे। और ये क्या कर रहे हैं? ये सारे मेंबर एक वक्र को टच करेंगे, टच कर रहे हैं, इस वक्र को छू रहे हैं, कोई भी काट नहीं रहा। इसको ध्यान से गौर करिए, कोई भी सदस्य, ये अनंत रेखाएं भी मैं खींच दूं, कोई भी रेखा इसको काटेगी नहीं, बल्कि हर रेखा इसको टच करेगी, हर रेखा इसको छू के जाएगी, टच करके जाएगी। ये पूरी की पूरी फैमिली, पूरी फैमिली इसको टच करेगी। और ये तो मैंने कम सदस्य बनाए हैं। इस वक्र, ये जो ऑरेंज वाला कर्व है, इसका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जहां पर ये इसे टच ना करे, क्योंकि अब कंप्यूटर है तो हैंग हो जाता है, ज्यादा ऊपर तक जा नहीं सकता। आप अगर सारी लाइनें खींचो
तो मजाल है इस वक्र का कोई भी बिंदु बच जाएगा, हर बिंदु पे एक स्पर्शरेखा आएगी, हर बिंदु पे, यानी इस वक्र के हर बिंदु को परिवार का कोई ना कोई सदस्य टच करेगा, तो ये एनवलप कहलाता है। इसी कर्व का नाम है एनवलप। यहाँ पे सारे के सारे आपका पूरा परिवार, अनंत सदस्य जिस वक्र को टच करते हैं वो आपके परिवार का एनवलप कहलाता है। इस आइडिया को एनवलप कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस परिवार का एनवलप ये परवलय हो गया, इस परिवार का एनवलप हो गया ये परवलय। क्लियर? ठीक है। अच्छा, और भी हो सकते हैं, आ जाओ और से मिला देते हैं आपको। ये लाइनें देखो, ये भी यूं ही लाइनें आती जाएंगी, ये लाइनें आती जा रही है, ढेर सारी लाइनें आ जाएंगी, खींचते जाएंगे लाइनें आएंगी। ये सारी लाइनें भी इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल को टच कर रही है। मजाल है एक भी लाइन इस सर्कल को टच किए बिना चली जाए, एक भी लाइन, एक एक करके धीरे धीरे देखते हैं। परिवार का चाहे कोई भी सदस्य हो, कोई भी, छोटा बड़ा हर सदस्य इस सर्कल को टच कर रहा है, देखो। हाँ, अलग अलग जगह कर रहा है, देखो। इस परिवार का एक भी मेंबर इसको टच ना कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, इसका आशीर्वाद ना ले रहा हो, सारे के सारे। जब भी इस परिवार का कोई भी सदस्य आएगा वो इसको जाकर कहीं ना कहीं टच करेगा। ये इस परिवार का क्या हुआ? एनवलोप। ये इस परिवार का एनवलोप कहलाता है। यानी आपके पूरा परिवार, आपका वक्र कुल जिस वक्र को टच करता है, हमेशा टच करता है, हर सदस्य टच करता है, उसी का नाम एनवलोप होता है। अब कहानी है कि ये एनवलोप निकलता कैसे, जैसे अभी इसका व्रत हुआ, पिछले वाले का परवलय हुआ, ये बनता कैसे, निकलता कैसे, यही हमारा टॉपिक है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि एनवलोप बनता कैसे है। पहले तो क्वेश्चन ये था कि एनवलोप होता क्या है। तो आपका पूरा परिवार जिस वक्र को टच करता है वो आपका वक्र के परिवार का एनवलोप कहलाता है। अब एनवलोप का समीकरण या एनवलोप दिया गया परिवार का एनवलोप निकलता कैसे है, तो निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक है आंशिक अवकलन, दूसरा है द्विघात समीकरण की विधि। ये दो विधियां लगाते हैं और इन दो विधियों द्वारा हम हमारे दिए गए वक्र का एनवलोप ज्ञात करते हैं। एक है पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन की मदद लेकर, आंशिक अवकलन की मदद द्वारा, और दूसरा है हमारा द्विघात समीकरण वाला। जो हमें ठीक लगे, जो हमारा सवाल सही हो, उस सवाल के अकॉर्डिंग हम हमारी विधि यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आंशिक अवकलन वाली विधि के बारे में बता देता हूं कि ये कैसे काम करती है। पहली विधि से करते हैं। मान लीजिए आपका वक्र कुल जो भी चल रहा था वही ले लेते हैं। ये हो गया ए एक्स प्लस 1/a, ये आपका वक्र कुल हो गया, फैमिली होगी, फैमिली ऑफ द कर्व होगी। वक्र कुल, ये आपका वक्र कुल है, इसका एनवलोप निकालना है। मैं पहली विधि से निकालता हूं। पहली विधि है आंशिक अवकलन की सहायता से। बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन।
आंशिक अवकलन की सहायता से। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको अपने समीकरण को अपने प्राचल के सापेक्ष आंशिक अवकलन कराना होता है। जो प्राचल होता है उसके सापेक्ष आंशिक अवकलन कराना होता है। अपने प्राचल के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होता है। जो भी प्राचल है यानी जो पैरामीटर है के सापेक्ष आंशिक अवकलन करवाना होता है। तो जैसे हमारा प्राचल कौन है, ए, तो ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे y का 0, क्योंकि आप ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो बस ए का अवकलन होगा, बाकी सबका 0। x बाहर, ए का 1 बटा ए का माइनस 1 बटा ए स्क्वायर। याद रखिए आंशिक अवकलन कर रहे हैं। आंशिक अवकलन बड़ा ही क्रूर होता है, वो केवल उसी का अवकलन करता है जिसके सापेक्ष आप कर रहे हैं। उसके अलावा ना वो x को देखता है ना वो y को देखता है, वो सिर्फ उसको देखता है जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप a के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो वो सिर्फ a पे नजर रखेगा, बाकी को सबको बर्फ में लगा देगा। y तो कह रहा है मैं तो चर हूं, चर बार कुछ नहीं, बुम 0। x बाहर निकल, a का 1 माइनस 1 बटा ए का माइनस 1। बड़ा रूट टाइप का है कि नहीं, ना कोई x देखता है ना कोई y देखता है, सीधा a देखता है। तो ये आंशिक अवकलन होता है। 1 बटा ए स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा, बराबर x आ गया। a का मान निकाल लो, 1 बटा x बराबर ए स्क्वायर, a बराबर 1 बटा अंडर रूट एक्स। ये a का मान आ गया। a का मान ले जाके समीकरण में वापस डाल दो, a से मुक्त हो जाएगा, और a से मुक्त होते ही आपको ऐसा समीकरण मिल जाएगा जो a से मुक्त होगा। ये कट गया, अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स, दोनों तरफ वर्क कर दो, वाई स्क्वायर बराबर 4x। जैसे आप प्राचल से मुक्त होंगे आपका जो समीकरण आएगा वो एनवलप का समीकरण हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एनवलप का समीकरण। बड़ा ही आसान तरीका है कि भाई जो भी आपका प्राचल हो उसके सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर दो, प्राचल का मान निकाल दो और आपका वो समीकरण गायब हो जाएगा, वो वाला पद जो है वो आपका गायब हो जाएगा। अच्छा, अब एक गौर करेंगे बात कि हमने ए को क्यों हटाया, ए से हमारी क्या दुश्मनी थी? भैया ए से दुश्मनी ये थी कि ये पूरा परिवार कौन बना रहा था, ए ही तो बना रहा था। तो हमने सोचा कि ए को ही हटा दो, तो फिर वो एक परिवार, वो जो एक देवता है ना, वो तैयार हो जाएगा। तो प्राचल को ही अगर हम हटा देते हैं, प्राचल को ही हम निकलवा देते हैं, तो फिर हमें वो समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो प्राचल से मुक्त होगा, यानी वो हो जाएगा जो एनवलप होगा, वो भी देवता बन जाएगा लास्ट में, वो भी भैया देवता बन जाएगा, वो देवता बन गए सीधा। अच्छा, क्या आ गया आपका। अच्छा, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका भी बहुत सुंदर है, लेकिन ये दूसरा तरीका केवल तब काम करता है जब द्विघात समीकरण बने। इसके साथ प्रॉब्लम है, द्विघात समीकरण बनने के बाद ही ये काम करता है सेकंड वाला तरीका। तो विधि नंबर 2, विधि नंबर 2, द्विघात समीकरण वाली विधि। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक की जो भी आपका प्राचल है उस प्राचल की द्विघात समीकरण बनानी है। अगर आपके सवाल में बनती है तो ठीक, नहीं बनती है तो जबरदस्ती नहीं बनानी है। आपको अपने प्राचल की जो भी प्राचल है, जैसे यहाँ पे प्राचल ए दिया हुआ है, तो प्राचल की द्विघात समीकरण बनानी है। अगर बनती है तो, है ना, बनती है तो, जबरदस्ती मत करिएगा, बनती है तो। और यहाँ पे बन रही है। मैं अगर पूरे समीकरण को ए से गुणा कर दूं, अगर मैं पूरे समीकरण को ए से गुणा कर दूं तो देखो ए की द्विघात समीकरण तैयार हो गई। सारे पदों को एक तरफ कर लो और ये देखो ए की द्विघात समीकरण बन गई। ए की द्विघात समीकरण बनने के बाद
एनवलप का समीकरण निकालने के लिए लगाना है बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर द्विघात समीकरण बनी तो ही लगाना है, नहीं बने तो मत लगाना, ठीक है ना। द्विघात समीकरण बने तो आप इसे लगाएंगे। b की जगह क्या आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा, 4 a की जगह a आ गया, a की जगह x आ गया और c की जगह 1 आ गया, तो ये आ गया वाई स्क्वायर बराबर 4x। देखो वही आया, पिछली बार भी यही आया था, इस बार भी यही आया, सेम सेम। तो ये दो विधियां हैं, इन दोनों में से जो चाहे काम आए वो लगा लो। आंशिक अवकलन वाली काम आ जाती है, लेकिन वो थोड़ा क्या कई बार आंशिक अवकलन करना भारी पड़ जाता है, इसलिए हम बचते हैं इससे। और द्विघात वाली आसान क्यों है, क्योंकि द्विघात में द्विघात बना, सीधा बी स्क्वायर बराबर 4ac लगाया और उत्तर आ गया, तो ये आसान है। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि जो आसान होता है उसके साथ कुछ और परेशानियां भी होती है। इसके साथ परेशानी है कि द्विघात ना बना तो, भाई नहीं बना तो कोई उपाय नहीं है, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर ऊपर वाला जो आंशिक अवकलन वाला विधि है वो लगाएंगे, क्योंकि आंशिक अवकलन वाली में कोई रोक टोक नहीं है कि ये नहीं हो तो वो नहीं हो। तो आंशिक अवकलन वाली हमेशा काम करते हैं, वो थोड़ी लंबी हो जाती है, अवकलन अवकलन करना थोड़ा टाइम खराब करता है, वो है, इसलिए हम ज्यादातर इस विधि पे जाते हैं। लेकिन ये विधि तभी लगती है जब द्विघात समीकरण बनती हो, अगर नहीं बनती है तो ये काम नहीं करेगा, बन ही नहीं रही तो फिर क्या काम करेगा। बस इसके साथ थोड़ा सा परेशानी है, उसके साथ कोई परेशानी नहीं है, उसका लंबापन ही थोड़ी परेशानी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो विधियों से एनवलप ज्ञात करना। अच्छा, अब बात करते हैं कि कई बार हमारे सवाल में थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी होती है। तो ये और समझिए कि दो चीजें होती है, एक होता है अचर, अचर भी होता है, एक अचर होता है एक प्राचल होता है, दोनों में क्या फर्क होता है। अचर वर्सेस प्राचल, कांस्टेंट वर्सेस पैरामीटर। एक होता है अचर, है ना, जिसे आप कांस्टेंट कहते हैं, एक होता है प्राचल, दोनों में क्या फर्क है। देखो कांस्टेंट जो होता है वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं, फिर आंधी आ जाए तो तूफान आ जाए, क्योंकि आपने नाम इसका रखा अचर है, जो कभी चर हो ही नहीं सकता, जो कभी बदल ही नहीं सकता, जिसका मान समय पूरी समय रेखा पर वो कभी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पाई, पाई का मान कभी बदलता है नहीं। क्या 5 कभी बदल सकता है, क्या 7 कभी बदल सकता है, क्या 11 कभी बदल सकता है, क्या ई कभी बदल सकता है, बोला नहीं। तो ये चीजें कभी नहीं बदल सकती, इन्हें कहते हैं अचर, जो फिक्स होते हैं, कभी चेंज हो ही नहीं सकते, कभी चेंज हो ही नहीं सकते। एक बार पाई पाई होता है जो डिसाइड हो गया, जब भी डिसाइड हुआ था वो एक फिक्स हो गया, उसके बाद वो कभी नहीं बदलता। प्राचल क्या होते हैं, प्राचल सोने के भाव की तरह होते हैं, एक बार तय होते हैं उसके बाद कांस्टेंट हो जाते हैं, एक बार तय होते हैं, एक बार पहली बार आप स्वैच्छिक होते हैं, पहली बार आपकी मर्जी होती है कि भैया आप इसका मान कितना रहना चाहते हैं, लेकिन एक बार आपने मान ले लिया फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये प्राचल हुआ जिसमें थोड़ा चर का गुण हो रहा है, थोड़ा सा चर वाला गुण है, थोड़ा सा चर वाला गुण है। एक बार आप मान रख दीजिए, मान रख दिया, उसके बाद में फिर दूसरे समीकरण में आप इसका मान दोबारा बदल सकते हैं, फिर तीसरे समीकरण में आप इसका मान दोबारा बदल सकते हैं। तो एक तरह से ये चर भी है, एक तरह से ये अचर भी है, चर भी है अचर भी है। चर और अचर दोनों के जो गुण है वो है, एक बार आप डिसाइड करोगे, बोलो कितना रखना चाहते हो, दूसरी बार एक बार डिसाइड कर दिया, फिक्स कर दिया, वो फिक्स हो गया, एक बार समीकरण में फिक्स कर दिया, फिर कांस्टेंट हो जाता है। पहली बार चर है, फिर फिक्स करने के बाद अचर है, तो थोड़ी देर चर हुआ, थोड़ी देर अचर हुआ, फिर दूसरे समीकरण बनाओ, दोबारा ए का मान चेंज कर दो, फिर एक बार मान रख दिया, फिर फिक्स हो गया। तो इसमें चर और अचर दोनों वाले गुण है, इसमें चर और अचर दोनों वाले गुण है, तो इन्हें कहते हैं प्राचल या पैरामीटर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इन दोनों में कंफ्यूजन ये होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कौन प्राचल है कौन अचर है, तो वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो सवाल की है, सवाल आपको बताएगा कि कौन प्राचल है। फिर कई बार सवाल, क्योंकि प्राचल को भी हम ए बी सी एम इनसे यूज करते हैं, कांस्टेंट को भी ए बी सी इन्हीं से यूज करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो कांस्टेंट है या प्राचल है, वो जिम्मेदारी सवाल की होगी ना हमारी, सवाल खुद बताएगा कि भैया ये प्राचल है। जैसे ऊपर देखो, अब ये सवाल है, हमसे कह रहा है कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एनवलप निकालो, ठीक है। और इस इक्वेशन में देखोगे तो ए बी और एम बी है, दोनों आए, ए और एम दोनों आए। अब ए पैरामीटर है या एम पैरामीटर है, तो मैंने पहले कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सवाल की जिम्मेदारी है। देखो, एम बीइंग द पैरामीटर, एम पैरामीटर है,
ये सवाल करके देगा आपको। अगर एक से ज्यादा नाम आ जाते हैं तो सवाल आपको बताएगा कि इनमें से पैरामीटर कौन सा है, मतलब किसे हटाना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो तो आपको बताना, सवाल बताएगा कि कौन सा क्या है, वो हटा देना। तो m आपका प्राचल है, अब हमें m को हटाना है। तो यहाँ पे आराम से द्विघात समीकरण बन सकती है, बना दो। m को हटाना है क्योंकि m प्राचल है। अब a को मत हटा देना बेचारे को, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई प्राचल से। हमें प्राचल को हटाना है, और प्राचल यहाँ कौन है, m प्राचल है। इसका मतलब ठिकाने किसको लगाना है, m को लगाना है। तो m के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लो, या द्विघात समीकरण बन रही है तो द्विघात बना लो। m से गुणा करने पर, पदों को एक तरफ लेने पर, ये m की द्विघात समीकरण बन गई, यानी जो प्राचल है उसकी द्विघात बन गई। और यही हमें चाहिए होता है कि जो हमारा प्राचल है वो एक द्विघात समीकरण बना ले, बस। उसके बाद एनवालोप का समीकरण बी स्क्वायर बराबर 4ac से आ जाएगा, b की जगह माइनस वाई आ जाएगा, 4a की जगह x आ जाएगा, c की जगह a आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x आ गया। ये आपके एनवालोप का समीकरण आ गया। अब कहोगे ए आएगा, ए तो आएगा ही आएगा, ए प्राचल थोड़ी है, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से क्या लड़ाई है हमारी, ना तो एक्स वाई से कोई लड़ाई है हमारी, ना कांस्टेंट से लड़ाई है, हमें प्राचल हटवाना है खाली, प्राचल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, इसे ट्राई करिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कौन प्राचल है। वैसे तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं थी, ऑब्वियसली बात है, एक्स और वाई तो चर है तो अल्फा प्राचल है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार व्यक्ति है इसलिए आगे बता भी रहा है कि अल्फा पैरामीटर है, कि भाई आपको अल्फा को हटाना है। अब आप यहाँ पे दो तरीके अपना सकते हैं, आंशिक अवकलन करके हटा लो, और द्विघात भी बन रहा है, द्विघात से भी हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कर रहे हैं, दोनों से करोगे एक ही उत्तर आएगा। तो अगर आप अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हो तो कर लो, अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन, चाहो तो द्विघात से भी कर सकते हो। अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन, अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, दो आगे आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स का 0 अल्फा का 1, वाई स्क्वायर का 0, 4 अल्फा का 4, 4 अल्फा का 4 हो गया। अब ब्रैकेट खोल दो, 2x माइनस 2 अल्फा बराबर 4, 2 का भाग देने पर x माइनस अल्फा बराबर 2, अल्फा का मान निकाल लो, अल्फा बराबर x माइनस 2, ये अल्फा का मान आ गया। अल्फा का विलोपन कर दो, ये गए सवाल में, x से x कट गया, 2 का 4 हो गया, पदों को एक तरफ कर लो, चार एक्स माइनस 3, सही किया ना मैंने, कैलकुलेशन तो गलत नहीं है।
अच्छा, वो माइनस का साइन छोड़ दिया मैंने, ये माइनस वाला साइन छोड़ दिया यहाँ पे, तो माइनस का साइन छोड़ने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये 2 से कट गया, तो ये माइनस एक्स प्लस अल्फा बराबर 2, अल्फा बराबर एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा और ये भी x प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 4 हो गया, 8, ये प्लस 4 हो गया, चार एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 1। ये आंसर हो गया। चाहो तो द्विघात समीकरण बना के भी कर सकते हो उसको, द्विघात बना के करोगे तब भी हो जाएगा। देखो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, है ना। यहाँ पर आपको अब यहाँ पे बताया नहीं है, वो तो फिर से गड़बड़ है। अल्फा प्राचल है, क्योंकि यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, अल्फा और पी, तो ये बताना चाहिए कि भी प्राचल कौन है। तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, तो अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन, अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक्स बार कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा प्लस वाई बाहर साइन अल्फा का कॉस अल्फा पी का 0, वाई कॉस अल्फा बराबर एक्स साइन अल्फा, कॉस अल्फा को यहाँ ले जाओ, एक्स को यहाँ ले आओ, वाई बटा एक्स बराबर साइन बटा कॉस, जो कि बन गया आपका टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर वाई बटा एक्स, और टेन आपका हो गया लंब और आधार, लंब आपका हो गया वाई, आधार हो गया एक्स, करण निकाल लो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करण क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें विलोपन करना है साइन अल्फा का और कोस अल्फा का, क्योंकि हमारे सवाल में साइन अल्फा और कोस अल्फा है और हमारा मान आया है वो टेन अल्फा का है, तो हमें कॉस और साइन का मान लाना होगा। तो साइन अल्फा होता है लंब बटा करण, वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस अल्फा हो जाएगा आधार बटा करण, ये मान यहां रख दो, एक्स इंटू कॉस अल्फा का मान लघुत्तम लेने पर
अंडर रूट कट जाएगा, दोनों तरफ वर्क करने पर, और ये हमारे वृत्त का समीकरण है। यानी इनका एनवलप एक वृत्त बनेगा, इनका एनवलप एक वृत्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी ये पूछा है कि इनका एनवलप क्या होगा, परवलय होगा, परवलय होगा, वृत्त होगा, अति परवलय होगा, या फिर दीर्घवृत्त होगा। आंसर आ गया वृत्त होगा। ठीक है, एक ही लेते हैं, एनवलप ऑफ द फैमिली। इस फैमिली का एनवलप क्या होगा अगर अल्फा पैरामीटर है तो? अल्फा जो है वो हमारा पैरामीटर है, तो इस फैमिली का एनवलप क्या होगा? तो अगर हम लघुत्तम ले लें इसमें, अगर हम इसमें लघुत्तम ले लें हो जाएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4। अल्फा की पावर 4 को एक तरफ लाने पर, और अल्फा स्क्वायर के पद कॉमन ले लो, और फिर अचर पद। अब ये अल्फा स्क्वायर की द्विघात समीकरण बन गया, अल्फा स्क्वायर की द्विघात समीकरण बन गया, यानी द्विघात समीकरण बन गया। देखो, अल्फा स्क्वायर की द्विघात समीकरण, और प्राचल की कोई भी द्विघात समीकरण अगर बन जाता है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो हम इस पे वो लगा सकते हैं। एनवलप का समीकरण बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी का मान वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, 4 ए का मान 1 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा दें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बन गया एक्स प्लस के का होल स्क्वायर, ये बन गया एक्स माइनस के का होल स्क्वायर।
फिर से टुकड़े हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। प्लस के बराबर 0 1, y प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 2, y माइनस एक्स प्लस के बराबर 0 3, और y प्लस एक्स माइनस के बराबर 0। अब चारों को मिला के लिखें एक साथ, तो ये हो गया y बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस के बराबर 0। y प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस के, चारों को मिला के एक साथ लिख दिया। अब एक बार प्लस प्लस का चिन्ह ले लो, प्लस प्लस का चिन्ह ले लो, ये बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस ले लो तो ये वाला बन जाएगा, वो माइनस ये प्लस ले लो तो ये बन जाएगा, दोनों माइनस ले लो तो कौन सा बनेगा, वो कौन सा रहेगा, दोनों माइनस लेने पे, ये गलत लिख दिया। ये दोनों माइनस लेने पर ये आ जाएगा। तो चारों आ गए आपके, इन चारों को बंद करके लिख दिया, प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस के। या ये प्लस माइनस आप वाई पे लगा दो, है ना। खोल के देख लो, इसको खोल के देख लो, पता लग जाएगा भाई। इसको एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर, दोनों प्लस लेने पर ये आ गया, और एक प्लस और बाहर वाला माइनस लेने पर ये आ गया, फिर बीच में माइनस और बाहर प्लस लेने पर ये आ गया, और दोनों माइनस लेने पर ये आ गया। अब मिलाओ हमारे चारों वालों से मैच करता है या नहीं करता। ठीक है, वैसे आगे पीछे कर दिया इसलिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। इसके चारों ऑप्शन बना लो और देखो हमारे चारों से मैच करता है क्या, जो कि करता है। जो कि इसके बाद ये ले लो, ये प्रक्षेप्य गति है। प्रक्षेप्य गति का हमें समीकरण दिया गया, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी बटा 2 एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कहा गया कि थीटा जो है वो पैरामीटर है, मतलब प्राचल है। तो बताओ इसका एनवलप क्या होगा। थीटा इज द पैरामीटर। थीटा अगर पैरामीटर है तो इसका समीकरण क्या होगा, एनवलप क्या होगा। तो y बराबर आपका आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस ये हो गया आपका जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर बटा 2 यू स्क्वायर, 1 बटा को स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर को हम कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर।
पदों को एक तरफ कर दो। ये देखो tan थीटा के द्विघात समीकरण बन गया। थीटा प्राचल है, थीटा प्राचल है यानी प्राचल की द्विघात समीकरण तैयार हो गया और प्राचल समीकरण बन गया। इसे यहां ले आओ, यू स्क्वायर बटा 2 y का मान निकाल लो। देखो आ गया, या फिर और आगे पीछे इधर उधर करना है। y प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बटा 2 जी छोड़ दिया। जी रह गया था ये वाला, यू स्क्वायर बटा 2g y प्लस जी एक्स स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर। ये आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक ही ले लो बस, बाकी आइडिया सब में वही सेम है। या तो आंशिक अवकलन कर लो या होल स्क्वायर बना लो, या तो आंशिक अवकलन कर लो या होल स्क्वायर बना लो। तो इसका एनवलप निकालिए। m जो है वो प्राचल है, प्राचल m दिया हुआ है। y माइनस एम एक्स a √1 प्लस एम स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। पदों को एक तरफ ले लो, एम स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन, 2xy m वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये m की द्विघात समीकरण बन गई, एनवलप का समीकरण।
ब्रैकेट्स खोल दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी ब्रैकेट खुल के कट जाएगा, ए स्क्वायर का भाग दे दो, माइनस ए स्क्वायर का भाग देने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये एनवलप का समीकरण आ गया, जो कि वृत्त का समीकरण है। बस ये हमारा एनवलप है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, सिंपल सा। जब मैंने पहले कहा कि ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं, एनवलप निकालना होता है। एक तो एनवलप होता क्या है वो आपको पता हो, दूसरा ये कि एनवलप निकालते कैसे। दो तरीके, आंशिक अवकलन कर लो। आंशिक अवकलन थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि अब करोगे तो हो तो जाएगा जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वही है कि द्विघात समीकरण जहां जहां तक बनता है वहां तक हम यही लगाते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर 4ac लगाया और उत्तर आया, तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करता। तो हमारी फेवरेट ये है। ठीक है, इसके साथ ही एनवलप को विराम दे